अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ हमने जिन मौज़ूआत पर डिस्कशन करनी है पहले डाल लेते हैं उन पर एक नज़र। कौन बनेगा चेयरमैन नैब? हुकूमत और अपोजिशन में इख्तलाफ। हज कोटे पर झगड़े में शिद्दत, हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर कायम। टूर ऑपरेटर्स का एहतजाज जारी, 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। सिंध में 1969 का बल्दियाती ऑर्डिनेंस बहाल, MQM ने ऑर्डिनेंस बहाली को मुस्तरद कर दिया। मिस्र में सदर मुर्सी ने फौज की दी हुई मोहलत मुस्तरद कर दी, बुहरान में शिद्दत। जी, आज की सबसे पहली खबर के चेयरमैन नैब के तकर्रुर के ऊपर शामी साहब एक बार फिर इख्तलाफ, इसे इख्तलाफ कहें या स्टैंड ऑफ कहें? नहीं, वज़ीर आज़म ने भी 2 नाम तजवीज़ किए हैं जी, और 2 नाम कायदे हिज़्ब इख्तलाफ ने तजवीज़ कर दिए। वज़ीर आज़म के नामों में एक तो जस्टिस रहमत हुसैन जाफरी साहब शामिल हैं, बिल्कुल, और दूसरे हैं ख्वाजा ज़हीर साहब जी। और जो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ खुर्शीद शाह साहब ने नाम पेश किए हैं उनमें एक तो सरदार रज़ा जो हैं जी, जस्टिस बिल्कुल, सरदार रज़ा साहब वो हैं, और दूसरे रिटायर्ड जस्टिस मामून काजी साहब हैं। अब ये चारों हजरात ऐसे हैं कि जिन पर एतराज़ की गुंजाइश बहुत कम है। अच्छा, ये चारों यानी क्वालिटेटिवली एक ही जैसे लोग? नहीं, एक जैसे नहीं है, 19-20 हो सकता है। ठीक है। अब जस्टिस जो रहमत हुसैन जाफरी हैं, ये वो साहब हैं कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जब मुकदमे की समाअत हुई, हाई जैकिंग के मुकदमे की, बैक इन 2000, हाँ जी जी, उन पर इल्ज़ाम था ना कि उन्होंने तैयारा जो था परवेज़ मुशर्रफ साहब का, बिल्कुल, उसको हाई जैक किया। जी जी, तो उस हाई जैकिंग का जो मुकदमा है उसकी समाअत हुई रहमत हुसैन जाफरी साहब की अदालत में। अच्छा, वो इंसदाद दहशत गर्दी के उस वक़्त जज थे। ठीक, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को उम्र कैद की सज़ा दी अच्छा, और शहबाज शरीफ साहब को मेरा खबरी कर दिया उसमें से। यानी गोया मुजरिम तो डिक्लेयर कर दिया। मुजरिम डिक्लेयर किया, कहा कि उन्होंने तैयारा अगवा करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी सज़ा जो है वो उम्र कैद थी, अच्छा, जबकि हुकूमत चाह रही थी शायद कि उनको मौत की सज़ा हो जाए। ठीक, अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो उनके इसलिए शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उनको मौत की सज़ा नहीं दी, अच्छा, ठीक, इसलिए वो उनके मोतरफ हैं और उनकी ज़ात पर एतमाद का अजहार करते हुए उनका नाम पेश किया है। ठीक, जबकि अपोजिशन उस पर यह एतराज़ उठा सकती है कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को हाई जैकिंग के मुकदमे में सज़ा सुनाई बिल्कुल ठीक है, और बाद में सुप्रीम कोर्ट से वो सज़ा ख़त्म हो गई। लेकिन वो तो बहुत बाद में हुई। नहीं, बाद में हुई जी, लेकिन ख़त्म तो हो गई ना। खत्म तो हो गई। और हाई जैकिंग जो है, अब दिलचस्प बात यह है कि रहमत हुसैन जाफरी साहब के सामने तो नवाज शरीफ साहब के वकला ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आज़म ने कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया जिससे तैयारे को रीडायरेक्ट किया जा सकता। ठीक है, लेकिन जब वो मामला पहुंचा हाई कोर्ट में तो फिर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वज़ीर आज़म को तो यह हक़ हासिल था कि वो तैयारे का रुख मोड़ ले। तैयारे का रुख मोड़ सकते थे कानूनी तौर पर। ठीक, तो हाई जैकिंग कहाँ से हो गई? वकील बदल गए थे, वहाँ वकील थे एजाज हुसैन बटालवी साहब, ठीक है, और यहाँ वकील थे हमारे अजीजुल्लाह शेख साहब। अच्छा, सिंध के बहुत नामी ग्रामी वकील थे, अब अल्लाह के को प्यारे हो चुके हैं। ठीक, एजाज बटालवी साहब भी अल्लाह के पास पहुंच चुके हैं और अजीजुल्लाह शेख साहब भी अल्लाह के हुजूर पेश हो चुके हैं। अच्छा, अच्छा, एजाज बटालवी साहब ने जो भुट्टो साहब का मुकदमा था कत्ल का, उसमें भुट्टो साहब के खिलाफ जो इस्तगासा था उसकी पैरवी की थी। अच्छा, भुट्टो साहब के खिलाफ पेश हुए। ठीक है, अजीजुल्लाह शेख जो हैं
जो नैब के खिलाफ भुट्टो साहब ने मुकदमा कायम किया था और एक स्पेशल ट्रिब्यूनल कायम हुआ था नैब के लीडरों के खिलाफ, जी जी, उसमें वो नैब के लीडरों के वकील थे। अच्छा, और वो भी सिंध के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ उस्ताद भी थे, पढ़ाते भी थे लॉ कॉलेज में। ठीक। और मेरा ख्याल है मैंने भी उनसे कुछ क्लासें पढ़ी हैं। अच्छा, लॉ में? लॉ में। अच्छा, ये भी एक इंकशाफ है। हाँ जी। तो वो अजीजुल्लाह शेख साहब जो थे वो वकील जब तब्दील हुए तो उन्होंने कहा आपको तो मौक़िफ़ ये इख्तियार करना चाहिए था। ठीक। ये मौक़िफ़ क्यों इख्तियार किया गया? दोबारा फिर ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला और सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया। ठीक। इससे पहले अगरचे कि उनकी सजा परवेज मुशर्रफ साहब खत्म कर चुके थे और उनको जद्दा रवाना कर चुके थे। तो गोया जस्टिस जाफरी साहब के जस्टिस जाफरी साहब पर नवाज शरीफ साहब इसलिए एतमाद का इजहार कर रहे हैं कि उन्होंने उनको फांसी की सजा नहीं दी। ठीक। और अपोजिशन उस पर यह एतराज कर सकती है कि उन्होंने, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को एक हाईजैकिंग के मुकदमे में सजा सुनाई थी जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर खत्म हो गई, इसलिए उन पर हमें एतराज या रियायत दी है। अब ये भी दिलचस्प बात है। ठीक है। यानी जिसको सजा दी गई है वो एतमाद का इजहार कर रहा है। ठीक है। और जिसको सजा नहीं दी गई, जिनका हरीफ जो था वो पकड़ा गया, वो उस पर जनाब एतमाद का इजहार कर रहा है। अच्छा। और ख्वाजा जहीर साहब? और ख्वाजा जहीर साहब जो हैं ये एक ब्यूरोक्रेट है और ये मेरा ख्याल है एशियन डेवलपमेंट बैंक में ये कहीं भी रहे हैं, डेपुटेशन पे गए हुए थे। अच्छा। ये एक ज़माने में कमिश्नर रहे रावलपिंडी के, मेरा ख्याल है डिप्टी कमिश्नर भी रहे और बहुत पुराने ब्यूरोक्रेट हैं, एक इंटेग्रिटी के आदमी हैं और नवाज शरीफ साहब के साथ इनके खसूसी ताल्लुकात हैं पुराने। फिर भी आप कह रहे हैं इंटेग्रिटी के, हाँ, पॉलिटिकल एफिलिएशन तो है। देखिए, ज़ाती ताल्लुकात होना एक और चीज़ है और इंटेग्रिटी होना एक और चीज़ है। अच्छा। ही इज़ ए मैन ऑफ इंटेग्रिटी। ठीक है। और उनका नाम जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से पंजाब की निगरान वजारत उलिया के लिए पेश किया गया था। ठीक है। क्योंकि नजम सेठी साहब का नाम तो पीपल्स पार्टी की तरफ से आया था, तो अहमद रजा खान साहब का नाम, जस्टिस आमर रजा खान जी, उनका उनका नाम और ख्वाजा जहीर का नाम ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से पेश किए गए थे, मगर इस पर इत्तफाक नहीं हो सका। अब इस पर पीपल्स पार्टी ये एतराज कर सकती है कि ख्वाजा जहीर का नाम क्योंकि निगरान वजारत आला के लिए पेश हुआ था और उनके नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ, ठीक, इसलिए कंसेंसस नहीं हो सका, तो उनको एहतसाब ब्यूरो का चेयरमैन मुकर्रर नहीं किया जा सकता हमारे ख्याल में। ठीक है। और नवाज शरीफ साहब उनका कैरियर दिखा सकते हैं कि भाई ये इनका कैरियर जो है वो एक बहुत अच्छा है और ये जहां भी रहे हैं इन्होंने जिम्मेदारी के साथ अपना काम किया है। ठीक तो है ये दो साहबान। जी। अब सरदार अपोजिशन के लोग, सरदार रजा साहब जो हैं जी, ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे और इन्होंने हल्फ उठाने से इनकार किया पीसीओ के तहत। कौन से पीसीओ के तहत? ये जो परवेज मुशर्रफ का था, अच्छा, 2007 का। ठीक है। उसमें फिर अदलिया की ये भी इनको भी घर भेज दिया गया। अच्छा। और जिस तरह बाकी जज महसूर कर दिए गए घरों में, ये भी महसूर हो गए। शामी साहब, यहाँ पे इस दिलचस्प कहानी को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा क्योंकि वक्त आ गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद गुफ्तगू यहीं से शुरू होगी। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी उन 4 कैंडिडेट्स की जो चेयरमैन नैब के लिए नामजद किए गए हैं दोनों तरफ से। शाम साहब, जो अपोजिशन के कैंडिडेट, तो जस्टिस सरदार रजा जाओ हैं, इन्होंने पीसीओ के तहत हलफ नहीं उठाया। ठीक। और ये सिविल जज के तौर पर मेरा ख्याल इन्होंने ज्वाइन की थी जुडिशरी। अच्छा। उसके बाद सेशन जज हुए, फिर हाई कोर्ट के जज हुए, फिर जनाब सुप्रीम कोर्ट के जज हुए और बड़े बावकार और बड़ी क्रेडिबिलिटी है इनकी, बड़ी इज्जत है कानून पसंद हलकों में, कानूनी हलकों में जी, उनको एक बड़ी इज्जत और एहतराम से देखा जाता है। ठीक। और जो अदलिया की बहाली की तहरीक थी उसमें इनका पसीना भी बहा। अच्छा, ठीक ठीक है। और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के शाना बशाना रहे जी। तो अब उनकी इंटेग्रिटी जो है वो किसी चक्कर चुपे से बालातर है। ठीक। और मामून काजी साहब जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। अच्छा। और बड़े संजीदा और बहुत नुक्ता संज
अच्छा। जज हैं। और जब अदलिया की बहाली की तहरीक में, ये जज तो नहीं थे उस वक्त, लेकिन इन्होंने जजों के पलड़े में अपना वजन डाला। ठीक। और जब इंतखाबात के बाद हुकूमत कायम हुई, ये कंट्रोवर्सी चली कि जनाब ये जज जो बहाल होंगे ये आईनी तरमीम के जरिए होंगे या किसी रेजोल्यूशन के जरिए बहाल हो सकते। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट के और शायद हाई कोर्ट के जो 8 रिटायर्ड जज थे, उन्होंने एक बयान जारी किया था जिसमें कहा गया था कि किसी दस्तूरी तरमीम की जरूरत नहीं है। अच्छा। ये मुकन्नना जो है, यानी पार्लियामेंट जो है, उसका एक आसान और सादा अक्सरियत से करारदाद काफी है। ठीक, यानी कोई एग्जेक्टिवली और ठीक है ना जी। और इस पर जो बयान था उस पर दस्तखत किए थे जस्टिस सईदुज्जमान सिद्दीकी साहब ने भी, जस्टिस नासिर असलम जाहिद साहब ने भी, और जस्टिस मामून काजी साहब ने। ठीक ठीक। तो जस्टिस मामून काजी साहब भी अगरचे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं थे जी, लेकिन इज्जत से रिटायर हुए, इज्जत से मुलाजमत की और अदलिया की बहाली की तहरीक में अपनी आवाज उन जजों के साथ मिलाई जो पीसीओ का हलफ उठाने से इनकार कर चुके थे और नौकरी से निकाल दिए गए थे और घरों में मैसूर कर दिए गए थे। शामी साहब, ये तो चारों कैंडिडेट्स जो हैं इनके 10 में से 10 नंबर है। अच्छा, आप देखिए ये जो चारों नहीं हो सकता, किसी के 9 हो जाएं, किसी के 9.5 हो जाएं, ठीक है, किसी के 8.25 हो जाएं। अच्छा, इस तरह की बात तो हो सकती है, लेकिन यहां मुकाबला खूब और खूबतर में है, ठीक, बद और बदतर में नहीं है, ठीक है, या अच्छे या बुरे में नहीं है। जी, ठीक है ना, ये आप इसको समझिए, काले और सफेद में नहीं है। ठीक है, ये सफेद ही के अंदर कोई ऑफ वाइट है, अच्छा, कोई बिल्कुल एग वाइट है, ठीक है, कोई क्रीमिश है, बस इस तरह है जी। अब लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हमारे चौधरी निसार अली खान साहब की पिटीशन पर, और हमारे जो एडमिरल फसी बुखारी साहब जी, वो भी अच्छे खासे बाइज्जत आदमी समझे जाते थे जब तक नैब के चेयरमैन नहीं हुए थे। ठीक बात है। नेवी की उनकी जो मुलाजमत थी उससे उन्होंने इस्तीफा दिया परवेज मुशर्रफ के दौर में, जब उनको सुपरसीड करके उनकी बारी थी कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बने, उसकी बजाय नवाज शरीफ साहब ने उनको एक्टिंग बना दिया, तो उन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया और परवेज मुशर्रफ साहब के मातूब थे ठीक, और बड़ी इज्जत और एहतराम से जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जो नैब के चेयरमैन बने तो इस नक्शे पाके सजदे ने क्या क्या किया जलील। अब उसके बाद जनाब वो सुप्रीम कोर्ट के भी मातूब हो गए और अपोजिशन के भी मातूब हो शामी गए। साहब, वो चेयरमैन नैब बन के मातूब हुए या पीपल्स पार्टी के नामजद करदा चेयरमैन बन के मातूब? बस इसलिए कि उनकी जो थी ना मुशावरत उनके मामले में जी, वो बड़ी दिलचस्प थी। ठीक है, भाई उनका नाम भेजा गया और निसार अली साहब ने जवाब नहीं दिया। जब जवाब नहीं दिया और इतराजात लगा दिए, उनकी जात पर कोई इतराज नहीं किया, ठीक, तो सदर पाकिस्तान ने कहा जनाब उनकी जात पर तो कोई एतराज हुआ ही नहीं है, इसलिए वो कबूल हो गए, मतलब मशावरत हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो पिटीशन थी निसार अली खान साहब की, उसमें फिर यह नुक्ता निकाला कि नहीं, यह मुशावरत कंसेंसस ओरिएंटेड होनी चाहिए, इसके नतीजे में इत्तफाक राय पैदा होना चाहिए। दोनों वजीर आजम और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ किसी एक पर इत्तफाक करें। ये मुशावरत ऐसी नहीं है जैसे पंजाबी मुहावरे के मुताबिक शलगमों से मिट्टी झाड़ देते हैं, ठीक है। ये बाबैनी मुशावरत होनी चाहिए, दोनों कंसेंसस पैदा करने की कोशिश करें। तो ये कंसेंसस अब पैदा कैसे होता अब जो निसार अली खान साहब का फैसला है, जो उनके हक में फैसला हुआ और हमारे फसी बुखारी साहब घर चले गए, अब जनाब वो फैसला खुर्शीद शाह साहब के काम आएगा। अच्छा, अब वो देखिए कि किस तरीके से अब वजीर आजम साहब और खुर्शीद शाह साहब दोनों की आफियत इसमें है कि वो किसी एक नाम पर मुत्तफिक हो जाए। वरना क्या होगा, वरना फिर जो चाहेगा, जो करना है फिर सुप्रीम कोर्ट ने करना, मैंने और आपने क्या करना है। यहाँ तो देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन, निशान तो शेर जो था ना हमारी मुस्लिम लीग नून का था ना, जी जी बिल्कुल, लेकिन अमलन जो है वो शेर है सुप्रीम कोर्ट इस वक्त। अच्छा, तो फिर जो करना है शेर ही ने करना है और तो किसी ने नहीं करना। अच्छा शामी साहब, फिर हम ये चारों लोगों को, जितना जैसे आपने इनके प्रोफाइल्स बताए, इतने मोहतरम लोग हैं,
दो तरफ से नामजद होते हैं, इनमें से तीनों का दिल फीका होगा, परेशान होंगे, तरह तरह के इतराजात होंगे। पर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। ठीक है, बात यह होना तो ये चाहिए कि वजीर आजम और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ बैठें, नाम डिस्कस करें, अपने एतराज़ात जो कुछ भी है बैठ के अपनी मीटिंग में, और जिस नाम पर मुत्तफिक हो उसका ऐलान कर दें। बिल्कुल, ये काम इस तरह से होना चाहिए। वैसे शामिल मगर साहब, हमारे यहाँ ये काम, हर काम उस तरह से होता है, इस तरह से नहीं होता। वैसे आपके ख्याल में टॉप ऑफ द लाइन कौन? नहीं, मैं इसमें कोई नाम नहीं देना, इसलिए मेरा तो कोई मुकदमा नैब में जाना नहीं है। अच्छा, तो इसलिए मुझे क्या जरूरत है कि मैं किसी चेयरमैन, वो समझे जनाब आपने तो मेरे ऊपर कीड़ा निकाल दिया था। ठीक तो है। चेयरमैन साहब जो हैं, जो चारों हजरात हैं, वो जो उनमें से जो भी हो जाए, सर आंखों पर। शामिल साहब, हज कोटे पे आपने बात भी की और आपने बताया भी इसकी पूरी हिस्ट्री। वो झगड़ा अब तक खत्म नहीं हो रहा, वो जो भाई हज कोटे का मामला जो हमारे आज सरदार यूसुफ साहब हैं जी, जो वजीर हैं मजहबी अमूर के, और मुस्लिम लीग नून में ताज़ा ताज़ा वारिद हुए हैं इलेक्शन से पहले। जी। इससे तो किसी और की आंख का तारा थे पहले, तो ठीक है, मुस्लिम लीग काफ में शामिल थे मेरा ख्याल है। तो बहरहाल अब वो आ गए यहाँ और उनको मजहबी अमूर का वजीर बना दिया। देखिए, अब नवाज शरीफ साहब की आप दाद दें इंतखाब की। जी, जो आदमी भाई कुर्सियां बदलता रहा हो, पार्टियां बदलता रहा हो, उसे मजहबी अमूर का वजीर होना चाहिए, ताकि जरा उसकी तरबियत हो जाए, उसको पता चल जाए कि मजहबी अमूर में किस तरीके कौलो करार की क्या अहमियत होती है। वैसे भी बारिश आदमी है इसमें। हाँ, बुजुर्ग आदमी है, चलिए बुजुर्गों के ही काम होते हैं ना ये बच्चों के काम तो नहीं होते ठीक है, कि कभी इधर कभी उधर। तो बहरहाल अब सरदार यूसुफ साहब ने ये फिर वही मुर्गे की एक टांग कि जनाब नहीं, ये कोटा वही तकसीम रहेगा जो हमने कर जी, दिया। बिल्कुल। हालांकि पेशावर हाई कोर्ट उस हुक्म को मुअत्तल कर चुकी है। ठीक, बात यह है कि 1,80,000 हाजी पाकिस्तान से जाते हैं मामूल के मुताबिक हर साल। दुरुस्त, 90,000 हुकूमत भेजती है, 90,000 प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स भेजते हैं। ठीक, अब इनमें से 20% कटौती होनी है। जी, तो आप देखिए, उनका प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का कहना यह है कि 20% 90,000 में कमी वो कर लें, 20% हम कर लें। ठीक है, जो हुकूमत है वो इस चक्कर में पड़ी, कोई नुक्ता उठाती, कभी कोई नुक्ता उठाती, इन्होंने बंदे नहीं बुक किए, इन्होंने स्पेस नहीं ली। भाई आपको इससे क्या है? अभी तो हज में जनाब पड़े हुए हैं 3 माह तकरीबन। जी, रमज़ान शरीफ आना है, उसके बाद महीने और आने हैं, फिर जिलहिज आएगा, उसके बाद ये लोग अपनी तौर पर खुद अपने बंदे बुक कर लेंगे। उनके काम में आप मदाखलत क्यों कर रहे हैं जो उनके कोटे में? शाम साहब, जो टूर ऑपरेटर्स के बारे में आज वो सेक्रेटरी भी थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो कह रहे हैं कि जी नंबर 1 इन्होंने 21,000 लोग जो हैं अभी तक बुक किए हैं। ओहो, मैं कहता हूँ 20,000 बुक करने हों, 40,000 बुक कर लिए हों, उन पर यह कोई शर्त नहीं है कि वो आज कितने बुक करें। उन्होंने जो भी बुक करने हैं हज से पहले उन्होंने वो अपने 90,000 पूरे करने। आप उसमें से जनाब काट लीजिए, जो आप 20% कटौती कर दीजिए, वो जाने, उनका काम जाने। हज ऑपरेटर्स हैं कई, उनकी रोजगार वाबस्ता है इससे जी, और वो जनाब हाजी वो लेके जाते हैं, उनका बिजनेस है। देखिए, अल्लाह ताला ने हर आदमी का रिस्क कहाँ रखा है। बिल्कुल। अब ये हुकूमत जो है तोते मैना बना रही है, कभी इधर की बात, कभी उधर की बात, कभी स्पेस ली है कि नहीं ली, कभी बंदे बुक। आपको इससे क्या है? प्राइवेट आपका सेक्टर कोटा है तो अपना है 90,000, उनका कोटा 90,000। वो जब भर्ती करें, जब बंदे ले आए, जब बुक कर लें, जब ये उनका दर्द सर, आपका क्या दर्द सर है? ठीक, आप तो अपने 20% कम कर लीजिए, ठीक है, और उनके 20% वहां कम कर दीजिए। यानी दोनों 73,000 अल्लाह तकरीबन, जो भी बनता है जी, जो भी फिगर 73,000 या 72,000 जो भी बनता है, दोनों वो आदमी भेज दें। ठीक है, और देखिए, पहली बात यह कि जो लोग हाजी ऐसे हैं जो पहले हज कर चुके हैं, उनको रोकें। जो कई हज बदल करने जा रहे हैं, वो हज बदल लिख देते हैं, दूसरी दफा तीसरी दफा हज कर रहे हो, तो उनको रोकिए। उसके बाद जो कम उम्र लोग हैं, जो पहली बात प्रायोरिटी होनी चाहिए ना, जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको प्रायोरिटी नंबर 1 पे रखना चाहिए, उनको भेजा जाए, फिर उसके बाद दूसरों को भेजा जाए, फिर तीसरों। इस तरह आप, और या फिर कुर्रा डाल लें, 90,000 में आप कुर्रा डाल लें, 90,000 में वो कुर्रा डाल लें। हाँ, जिनका नाम लिख रहे उनको भेज दें। बिल्कुल ठीक। तो आपको इस तरह की तरह तरह के नुक्ते ढूंढने की और तलाश करने की और ये कवाली करने की जरूरत क्या है? शमी साहब, इस दफा कहीं फिर एक और हज स्कैम तो नहीं बन रहा? खुदा ये हज स्कैम उस तरह का नहीं है।
हाँ। वो तो हज स्कैम था, वो हाजियों को बटोरा जाता था, ठीक है। उनके पैसों से पैसे निकाले जाते थे, उनको उनके लिए जगह ली गई 2 किलोमीटर बताया गया, जी। ठहरा दिया गया 10 किलोमीटर, और अंदर से जो वहां तो देखिए, आप देखें सऊदी अरब में, मक्का में और मदीना में जो बिल्डिंगों के किराए होते हैं वो फासले की एतबार पे होते हैं, बिल्कुल, कि फासला जो है इतना होगा हरम से तो उसका किराया ज्यादा होगा, फासला बढ़ता जाएगा किराया कम होता जाएगा, तो फासले ज्यादा और किराए भी ज्यादा, ठीक, और जेबें इनकी गर्म। हाँ, तो इन पर जो अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है वो कोई ऐसे तो नहीं हुआ, जो हाजी जो थे वहां जाके अपनी दुआएं भूल गए, इनके लिए बद्दुआएं याद रह गई उनको। बिल्कुल। तो अब ये देखिए कि वज़ीर आज़म साहब इस पर तवज्जो कर लें, सीधी बात है, आप उनको प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को उनके हाल पर छोड़े, यानी उनका कोटा उनको पूरा करने दें। ठीक। उन्होंने स्पेस ली है नहीं ली है, ऑपरेटर्स अपने बंदे भर्ती कर लिए हैं नहीं कर लिए हैं, बुक कर लिए हैं नहीं आपको इससे क्या है जब आपका सरोकारी कोई नहीं है। शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नजर में एक बार फिर खुशामदीद। शामी साहब, सिंध में 1979 का जो बल्दियाती ऑर्डिनेंस है वो बहाल कर दिया गया और हस्बे तवक्को MKM ने उसे मुस्तरद कर दिया। 1989 में जो बल्दियाती निज़ाम जनरल ज़ियाउल हक साहब ने नाफिज किया था जी, अब उसकी तरफ लौट गई है पीपल्स पार्टी हमारी सिंध में जी, और मेरा ख्याल है कोई यही अज़ाइम इस तरह के पंजाब में पाए जाते हैं। ठीक है। पीपल्स पार्टी और MKM के दरमियान ये जो मुकामी हुकूमतें हैं, ये एक वो गेंद बनी हुई है, बोन ऑफ कंटेंशन। वो जैसे कहें, बल्कि कहें फुटबॉल बनी हुई है। ठीक है। कभी एक किक उधर से मारता है, कभी दूसरा किक उधर से मारता है। अब MKM जो है उसको जनाब भाता है वो निज़ाम जो 2002 में परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कायम किया था। ठीक। और परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो निज़ाम था, मुकामी हुकूमतें जिन्हें कहते थे, वो बहुत मौसर था कि उन्होंने बहुत ताकत दे दी थी मुकामी अदारों को। ठीक। इतनी ताकत दे दी थी कि सूबाई हुकूमतें जो थी वो रोला डालती थी, शोर मचाती थी कि हमारे पास कुछ नहीं रहा। उसके बाद जब सूबाई हुकूमतों को इख्तियारात दिए गए तो उन्होंने नीचे से इख्तियारात यूजर्व कर लिए। ठीक। और 2002 के बाद जो परवेज़ मुशर्रफ साहब की मुस्लिम लीग काफ बरतर इक़्तिदार आई, उसने भी आहिस्ता आहिस्ता नाज़मीन के इख्तियारात जो है वो कम करने शुरू किए और कुछ न कुछ पर तो उन्होंने काट लिए थे। लेकिन जब ये 2008 की हुकूमत आई है, इसने तो उनके पर क्या काटने हैं, उन्हें तो उनकी टांगें तोड़ दी और उनकी चोंच ही तोड़ दी। बिल्कुल। तो इन्होंने तो उनको बिल्कुल एक बोट बना के बैठा दिया। ठीक। अब जो MKM है उसकी नज़र तो वहाँ अटकी हुई है, ठीक। वो तो उस इख्तियार को एंजॉय करना चाहती, बिला शिरकत गैर। हाँ जी। अब इस तरह कराची में भी और हैदराबाद में भी एक तरह से उसकी हुकूमत कायम हो जाएगी। और पीपल्स पार्टी जो है उसके मुतल्लिकीन को तो ये गवारा नहीं है। हाँ। अब उन्होंने 79 का निज़ाम बहाल किया है, मतलब यह है कि वो जो मुकामी अदारे हैं वो सूबाई हुकूमत के ज़ेर असर रहेंगे, बल्कि ज़ेर असर के अंगूठे के नीचे रहेंगे। अच्छा, ठीक। बहरहाल अब देखिए, इस वक्त तो पीपल्स पार्टी को अक्सरियत की हमायत हासिल है पार्लियामेंट में, यानी सिंध की जो जी, असेंबली जी, है उसमें। बिल्कुल। तो कानून साजी तो उन्होंने करनी है। अब MKM और उनके दरमियान बातचीत हो के क्या नतीजा निकलता है देखिए। MKM के ऊपर तो कुछ लगता है कि कोई साया आ गया है, अच्छा, आसेब का, जी, क्योंकि लंदन से भी खबरें को अच्छी नहीं आ रही। बिल्कुल। कभी मालूम होता है कि जनाब को जायदाद दरियाफ्त हो गई है जिसकी पता नहीं कितने मिलियन पाउंड मलकियत थी, कभी मालूम होता है कि तिजोरियों से हीरे जवाहरात निकल आए हैं, कभी कोई खबर आती, कभी कोई और खबर आती। और अब इसके बाद जो है यहाँ जो मुकामी हुकूमतें जो है, हाँ, उनके ऊपर भी उनकी डाका पड़ रहा है। लेकिन शाम साहब, माजी में जब जब ये तनाव हुआ है तो कराची के हालात बड़े बिगड़ गए। अब देखिए जो भी होगा इस वक्त तो अब दोनों कुछ ना कुछ बातचीत करके शायद हो सकता है कुछ ले और देख कर ले। जी। ये दोनों लड़ने का भी तजर्बा बहुत रखती हैं
और कुर्बत का भी बड़ा तजर्बा रखती हैं। और अभी तो आप देखिए कि इशरतुल अब्बास साहब तो अभी तक गवर्नर जी, हैं, बिल्कुल। नवाज शरीफ साहब ने भी उनके तरफ कोई मैली आंख से नहीं देखा फिलहाल, आखिरी खबरें आने तक। ठीक है। तो बहरहाल अब ये जो सूबा है ना खैबर पीके, हाँ, वहां हुकूमत ये इस बात में लगी हुई है कि वो बड़े ताकतवर और बाइख्तियार अदारे कायम करेगी, और जो कि पूरे मुल्क में कहीं और कायम ना हो। ये दावा कर रहे हैं पीटीआई के लोग। ठीक। तो आप देखिए कि पंजाब में क्या होता है, हाँ, और पंजाब में तो खैबर पीके में क्या होता है। पंजाब में तो आप बता रहे हैं 1979 की तरफ रुझान है। वही कानून बना हुआ वैसे ही है। इसी तरह बलोचिस्तान में कोई सूबाई हुकूमत जो है अपने अंगूठे पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होगी। तो अब ये सवाए खैबर पीके की हुकूमत के, क्योंकि वो इमरान खान के अंगूठे के नीचे। ठीक। शामी साहब, मिस्र में जो सूरत हाल है, इट्स गेटिंग कॉम्प्लेक्स अगेन। जो कल हम बात कर रहे थे कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहां के कह रहे हैं 48 घंटे, तो आज वो कहते हैं नहीं हमने, हमारा मतलब ये नहीं था। असल ये में देखिए सदर मुर्सी जो है उनकी तरफ से ये ऐलान जारी किया गया कि ये जो बयान है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, ये उनसे पूछे बगैर, उनको एतमाद में लिए बगैर दिया गया है। इससे हालात पेचीदा होंगे, बेहतर नहीं होंगे, पोलराइजेशन बढ़ेगी, हौसला अफजाई होगी उन ताकतों की जो बदमनी चाहती। ठीक। तो इससे फिर जो आर्मी चीफ थे उनको कुछ थोड़े से पिछले कदमों जाना पड़ा। अच्छा। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारे जो ओबामा साहब हैं उन्होंने टेलीफोन किया है मुर्सी साहब को। अब उसको ये इंटरप्रेट किया जा रहा है कि ओबामा का मतलब ये टेलीफोन का कि अमेरिका की नज़र में मुर्सी साहब की लेजिटिमेसी बरकरार है। ठीक। और ये अमेरिका नहीं चाहता कि यहाँ तसादम हो और काम खराब हो, मिस्र के मामलात को दस्तूर की पटरी पर रखना चाहता है। ठीक। अब देखिए मुर्सी साहब जो हैं वो मिस्र की तारीख के पहले बाकायदा मुंतखब होने वाले सदर हैं। ठीक। उससे पहले ऐसा हादसा रूनुमा नहीं हुआ मिस्र की तारीख में। जी। वहां तो रेफरेंडम होता था जिसपे 90-95% वोट लेके, बल्कि बातों का 99% वोट लेके जनाब जमाल अब्दुल नासर भी मुंतखब, अनवार सादात भी मुंतखब और जनाब हुस्नी मुबारक भी मुंतखब। तो बाकायदा वोट पड़े हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पड़े हैं और मुर्सी साहब सदर मुंतखब हुए। ठीक। अब उनकी जमात जो है वो भी अखवान मुस्लिम, उसने भी लंगर लोट कस ली है। अब वो उनके हक में मुजाहरे कर रही है और जो उनके खिलाफ जो महाज बना हुआ है वो क्या कहना चाहिए, सॉलिडेरिटी फ्रंट है, ये क्या नाम है उसका, तमर्रुद कह रहे, तमर्रुद उसका जो अंग्रेजी में मैंने नजात यानी साल्वेशन फ्रंट कह जी लीजिए। जी, साल्वेशन फ्रंट। अच्छा, अब हुर्रियत का मरकज क्या कहेंगे आप, फ्रंट हुर्रियत महाज या नजात महाज, जी, उसने बनाया हुआ है। शामी साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे और फिर आपके सवालात भी एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम में। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शामी साहब अभी ताज़ा जो मियाँ नवाज शरीफ साहब कोयटा में गुफ्तगू कर रहे थे और वो तो कह रहे हैं कि जनाब 20 गलियां 20 बाजार हैं, इस शहर को भी सिक्योर नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। असल में तो बात यह है कि गलियों में आमदोरफ्त बहुत है ना। कोयटा में चारों तरफ से यलगार है। लोग तो यह तो कहते हैं कि काबुल से लोग आते हैं, चमन से आते हैं, सरहद पार से आते हैं और वारदात करके वापस भाग जाते हैं। अच्छा। तो ये सारा देखिए, नवाज शरीफ साहब ने दौरा किया है, जो हज़ारा कम्युनिटी पर जो जुल्म टूटा था उस पर वो वहाँ गए हैं, यकजहती का उनसे इज़हार किया है। फिर ये कहा है कि मैं बार बार यहाँ आऊँगा, बेहतरीन अफसर इनको दूंगा और इंटेलिजेंस एजेंसीज को और सारे इनकी डिस्पोजल पे होंगे, इंतज़ामिया को दुरुस्त करेंगे और मिलजुल कर हालात को दुरुस्त करेंगे। देखिए हालात जो होते हैं उनको दुरुस्त करना पड़ता है, अज़्म चाहिए, हौसला चाहिए। ये आपने अंधेरे जो हैं तारीख़ आलम में देखे, कैसी कैसी दहशत गर्दी का लोगों ने मुकाबला किया है, अंधेरों का किस तरह रुख बदला है। जिन लोगों को आज हम याद करते हैं, सलाम करते हैं, कायदे आज़म को देख लीजिए और गांधी जी को देख लीजिए और दूसरे लीडरों को देखिए दुनिया के, जिन्होंने वो जॉर्ज वाशिंगटन है उनको देख लीजिए, बिल्कुल कैसे मरहलों से गुजरा है अमेरिका एक फितना और फसाद के, खाना जंगी के। तो ये सारे लोग जिन्होंने मुकाबला किया है और रुख बदला है तारीख का और वाक़यात का, वो जिंदा रहते हैं।
तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपना शुमार उन लोगों में कराना चाहते हैं जो रुख बदलते हैं हालात का जी। और इसके लिए उनको मेहनत करनी होगी, दुबक के घर में नहीं बैठना होगा। श्याम साहब, लहजा जरा दो टोक नहीं था आज नहीं के, मतलब डू और यही डाई लहजा चाहिए। आप आराम ना करें, आप अपने बिस्तर पर यानी इस्तराहत ना फरमाते रहें। सदर हो, वजीर आजम हो, उसको दर्द होना चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए मेरा मुल्क है, ये मेरे लोग हैं। तो इसलिए ये उनका जाना और फिर ये कहना बार बार जाऊं, बार बार उन्हें जाना चाहिए। उन्हें खैबर पीके में भी जाना चाहिए बिल्कुल, और एहसास दिलाना चाहिए हुकूमत जो है सूबाई हुकूमतों को भी कि भाई उनको भी कुछ काम करना है और वफाकी हुकूमत जो है उसकी जिम्मेदारी का भी एहसास करना चाहिए। कि मैं इसे एक अच्छी खबर समझता हूँ। मैं आपको बताऊँ जी। एक हमारे डॉक्टर मोहम्मद जलाल आरिफ साहब हैं, इन्होंने ख़त लिखा है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो ज़रे यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की। वो कहते हैं आपने यूनिवर्सिटियों का जिक्र किया था और हमारी जो यूनिवर्सिटी है ये इस वक्त रैंकिंग जो है उसमें कहीं आगे है। अच्छा। और 2012 के लिए इससे साइंस और टेक्नोलॉजी अवार्ड और $1,00,000 इनाम का हकदार करार दिया इस्लामी तरक्याती बैंक ने। बहुत इसकी जो और जो नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी है उस रैंकिंग, उनकी रैंकिंग है, उन्होंने ज़राअत और माहौलियात के शोबे में इसे दुनिया की 158वीं 158th यूनिवर्सिटी करार दिया, जबकि एशिया पैसिफिक की ये 33वीं बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। और हालिया QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इसे ज़राअत और फॉरेस्ट्री में ग्राबाद खिदमात के एतराफ़ में 142 नंबर की बेहतरीन यूनिवर्सिटी करार दिया गया पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। वाह। और इनका कहना यह है कि तुर्की और मलेशिया की एक एक यूनिवर्सिटी के बाद ये SQ रैंकिंग जो है उसमें पाकिस्तान की 7 यूनिवर्सिटी शामिल हो चुकी हैं। भारत की एक भी यूनिवर्सिटी इस फहरिस्त में नहीं है। वाह। और ज़रे यूनिवर्सिटी जो है ये आज तक इसके 1050 से ज़ायद PhD, 1850 MPhil और 55,000 ग्रेजुएट इसने पैदा किए हैं। तो और 2.5 अरब रुपए से जायद मालियत के हामिल 650 तहकीकी मंसूबों में मसरूफ है दुनिया भर के साइंसी इदारों के लिए। इसके लोग जी, ये इतना काम कर रहे हैं। यानी तो उन्होंने कहा अच्छी जी खबरें भी आ रही हैं हमारी। आपने हमारा यूनिवर्सिटियों जिक्र से। नहीं किया। जिनके वाइस चांसलर हैं डॉक्टर इकरार अहमद खान साहब, वो बहुत उनकी भी बड़ी अल्लाह ताला ने उनको बड़ी सलाहियत दी है, बड़ी जहानत दी है, बड़ी एक विजन दिया है। तो ये यूनिवर्सिटी तरक्की कर रही है जनाब। इसको भी नोट कर ले सुनने वाले। ठीक है। इनका नाम अगर कहीं रह गया था तो उसकी तलाफी हो गई है। शामिल साहब ये हैं जी शकील अहमद साहब। शकील अहमद साहब पूछ रहे हैं कि शामिल साहब आखिर मुर्सी से हुआ क्या है, गलती क्या है उसकी कि पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ गई है? नहीं, पूरी दुनिया पीछे नहीं पड़ी। अच्छा। जो उनके अपने लोग हैं जी। असल में उनकी शिकायत बहुत ज्यादा है। बुनियादी बात यह है कि जो दस्तूर है ना उसमें अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। अच्छा। इसलिए वो मुत्तहिदा महाज बनाकर दबा चौकड़ी मचा रही है। ठीक। अब उनको भी अपोजिशन को सोचना चाहिए कि दस्तूर के तहत हुकूमत चल रही है और दस्तूर के तहत चलती हुई हुकूमत को गैर दस्तूरी तरीके से घर नहीं भेजा जा सकता। अगर ये मान लिया जाए फिर कोई हुकूमत नहीं चल सकेगी। बहरहाल अपोजिशन की शिकायत हैं। वो कहते हैं जो इनकलाब बर्पा हुआ था हुस्नी मुबारक के खिलाफ, उसके मकासद को नजरअंदाज कर दिया गया है। ये उनकी शिकायत, ये लंबी बहस है, हम फिर करेंगे। अभी तो मैं आपको ये जो एक मैंने शुएब बिन अजीज साहब की एक मुनाजात थी उसके चंद शेर आपको सुनाए। अब उन्होंने उसे मुकम्मल कर लिया, उन्हें भेजा है, तो मैं चाहता हूँ वो सुना दिया जाए। जी। कहते कहाँ ले जाऊं ये फरियाद मौला, क्योंकि अब हालात हाजरा है ना। मेरा बसरा मेरा बगदाद मौला, और बहुत दुख सह लिया अहले हरम ने, बहुत दिन रह लिया नाशाद मौला, बहुत से शादो फरहा फिर रहे हैं हमारे साथ के बर्बाद मौला। वाह। हमारे साथ बर्बाद होने वाले कहीं कहाँ पहुंच गए। हमारे हाल की भी कुछ खबर ले, हमारे दिल भी हों आबाद मौला। यहां भी खेतियां सरसब्ज हो जाएं, इधर भी आए अबरो बाद मौला। हमारे दुख जबीनों पर लिखे हैं, बहुत हमारे दुख जबीनों पर लिखे हैं, बयां हम क्या करें रूदात मौला। वाह। अली असगर बहुत छोटे थे, होगी जी। अली असगर बहुत छोटे थे, होगी अली अकबर को शायद याद मौला। वाह। तो क्या हम अपनी बारी ले चुके हैं? तो क्या हम अब है रिज़्क़े याद मौला? वाह। क्या सब हमारा मामला खत्म हो गया?
मुसलमानों पे अब निशात सानिया नहीं होनी थी, बारी ले चुके, सुपर पावर बन चुके, बस फारिग है। तो क्या ये सब बसाते रंगो मस्ती पीछे की अब हमारे बात मौला? वाह वाह, हमारे चाहने वाले हमें अब, हमारे चाहने वाले हमें अब नहीं देखेंगे क्या दिलशाद मौला? वाह, तो क्या ये हमदमी दायम रहेगी? ये गम है क्या मेरा हमजाद मौला? बहुत खूब। तो इसी के साथ चलेंगे, इसी यही के हमारा साथ हाल चलेंगे। रहेगा। ये जानो माल तेरे, ये जानो माल मेरे तुझ पे सदके, ये जानो माल मेरे मेरे तुझ पे सदके, तेरे महबूब पर औलाद मौला। वाह वाह, फिदा का अभी ओ उम्मी। ठीक है ना? मेरे लाहौर पर भी एक नजर कर, तेरा मक्का रहे आबाद मौला। वाह, बहुत खूब। शामिर साहब, ये इमरान साहब है जी हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम शामिर साहब, वालेकुम अस्सलाम। मैं लाहौर से इमरान बोल रहा हूँ। मैं नवाज शरीफ के हाईजैकिंग केस के बारे में गुजारिश करना चाह रहा किसके था। बारे में? नवाज शरीफ हाईजैकिंग नवाज केस। शरीफ हाँ, हाईजैकिंग केस हाँ के जी, बारे में आज तक जितनी हाईजैकिंग हुई है वो हवाई जहाज के अंदर से, चाहे गन पॉइंट पे या किसी चीज पे ब्लैकमेल करके की गई है। ग्राउंड बेस तो कभी हाईजैकिंग हो ही नहीं सकती। जनाब रहमत हुसैन जाफरी साहब ने जो केस का फैसला दिया, असूलन तो उन्होंने ये केस उठा के परवेज मुशर्रफ के मुंह पे मारना चाहिए था, मगर उन्होंने पंजाबी वो जो पंचायत होती है उसका फैसला किया करता, तू छाट देता था, तू ले ले। नहीं अदा जी। दोनों तरफ चलते नहीं, आप उस फैसले को पढ़ लें फिर तबसरा करें उस पर। बात यह है कि नवाज शरीफ साहब उन पर इसलिए खुश हैं कि उनके तो ये दबाव था कि आप फांसी की सजा दें इनको, जी तो फांसी की बजाय उम्र कैद हो गई। ठीक। प्रोफेसर खालिद साहब हैं जी फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब हाँ जी हजूर। सर, मैं सबसे पहले तो दुनिया टीवी का और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया है। मेरा कोई किसी से कोई शिकवा शिकायत का क्वेश्चन नहीं है। नुक्ता नजर जनाब शामी साहब से लेना है, एक मसला है जिसके बारे में फरमाए, हुक्म करें आप। लास्ट 19 ईयर्स मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ सर, बाई द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। मैंने ये देखा है हमारी न्यू जनरेशन मोस्ट इंटेलिजेंट, इंतहाई इंटेलिजेंट जनरेशन है। ठीक, हमेशा ये 80% बच्चे मार खा रहे हैं। फिर फरमाए, आप कहना क्या चाहते हो, हुक्म करें। मैं सर ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हर आपका भी नुक्ता नजर यही होगा कि हर हाईली क्वालिफाइड बंदा अच्छा टीचर नहीं हो सकता। जी क्या टीचर की सिलेक्शन के लिए हमेशा ये कह के टाल दिया जाता है कि जी हम बाहर के ममालिक का स्टैंडर्ड नहीं अपना सकते क्योंकि हम गरीब मुल्क हैं। प्रोफेसर साहब मुख्तसर कर लें अपनी बात देखिए, प्लीज। बात यह है कि आप देखिए, आपने हज़ारे खैर फरमा लिया, हमारे टीचर जो हैं बड़े काबिल कदर हैं। और हमारी जो पुरानी यूनिवर्सिटियां थी, स्कूल थे, कॉलेज थे, उसमें डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पूरी दुनिया में उन्होंने अपना नाम रोशन किया, वकील बने, दानिश्वर बने। और अब भी हमारे यहाँ के अदारे जो हैं अपना काम कर रहे हैं। कई अदारे, सरकारी अदारे उस मयार पर नहीं हैं, उनको दुरुस्त करना है। लेकिन हम ये कहें कि बिल्कुल ही कुछ नहीं है तो ये भी गलत होगा। आलम ज़िया साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम आलम ज़िया साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली। जनाब, बात ये है शामी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे वालेकुम पहले अस्सलाम। तो अर्ज करूंगा, मैं यहाँ अमेरिका से आया हुआ हूँ पिछले 4 महीने से। अच्छा जी। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मैंने आपके तमाम प्रोग्राम टॉक शोज देखे हैं जो सियासतदानों से पिछले दिनों आपने इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन से थोड़ी देर पहले दिए थे और आज तक, लेकिन किसी एंकर ने, माफ करें, सोशल जस्टिस की बात नहीं की। देखिए मेरा बात सबसे यह पहला है, point ये बात है सुन कि- लीजिए। जी, देखिए हर प्रोग्राम जो है वो हर एंकर की जिम्मेदारी होती है बिल्कुल। और उसको आप मजमुई तौर पर ये तबसरा जो कर रहे हैं ये नाइंसाफी होगी। ठीक। तो हर प्रोग्राम के बारे में अपनी राय अलग अलग कायम करें बिल्कुल। और लोगों को इत्तला कर दें। सरवर खान साहब पेशावर से। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। अस्सलाम। जी जी जी, हाँ जी फरमाइए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ इमरान खान साहब से कि इन्होंने कहा था मॉडल, पेशावर को मॉडल बनाएंगे। सिराज और हक साहब ने कहा हम फूलों का शहर बनाएंगे। तो जरा उनका अपने जो MP है उनको जरा कहे यहाँ से जो जी। हमारा जो इलाका है यूनिवर्सिटी के साथ वो है बिल्कुल मुंसलिक है। और ये ये जो नासिरबाग रोड है जी खान इसको तो हम ये जो है ना हम तो अच्छा जनाब। यहाँ पर बहरहाल आपकी आवाज उन तक पहुंच गई है, जी। अगरचे कि आपने कोशिश की पूरी के ना पहुंचे। हाँ। यानी कोई बात जो है, उन्होंने अपने टीवी की आवाज खोल के रखी हुई थी। लेकिन बहरहाल अब जो वज़ीर कराम है और MP साहबान है वो आपकी बात सुन ले।
जी शाम साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। मैं अपने कॉलर्स को याद दिलाता चलूं कि हम आपको बार बार आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं कि जब आप फोन करें तो अपने टेलीविजन सेट की आवाज़ बिल्कुल बंद कर लें। आपकी आवाज़ हम तक भी ठीक पहुंचेगी और ऑन एयर भी ठीक जाएगी। हमें कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।